हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल आर्ट स्ट्रीम से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है और इस चैनल पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से समय समय पर अलग अलग वीडियोस उपलब्ध कराई जाएंगी। आगे आने वाली और भी वीडियोस के लिए बस आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए बेल आइकन को भी दबाना है। बिना देरी किए आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। आज हम एमए हिस्ट्री के MHI 4 पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्स के नज़रिए से बहुत अहम है। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में 8वीं से 12वीं शताब्दी तक के स्थानीय स्तर के राजनीतिक संगठनों की प्रकृति का वर्णन कीजिए। स्थानीय स्तर के राजनीतिक संगठनों को जानने से पहले स्थानीय संगठनों के उदय होने के पीछे के कारण को जान लेते हैं, जिसमें नदी घाटियों के आसपास खेती का विस्तार, गैर खेतीहर यानी बिचौलियों का उदय, उत्पादन में गैर वंशों के श्रम को भी प्रमुखता दिया जाना और ब्राह्मणों का प्रभुत्व और व्यक्तित्व चरम सीमा पर देखा गया। स्थानीय राजनीतिक संगठनों में ब्राह्मणों की सभा, उर की सभा, नाडु सभा, कोट्टम और नगर सभा जैसे राजनीतिक संगठन प्रमुख हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल साम्राज्य के तहत राज्य की प्रकृति की व्याख्या करने वाले विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। राज्य की प्रकृति को जानने के लिए अलग अलग विचारकों ने अपने विचारों को रखा, जिसमें अलीगढ़ विचारधारा, JF रिचर्ड्स की विचारधारा, TR चौधरी की विचारधारा, इरफान हबीब की विचारधारा, मुजफ्फरपुर आलम और सुब्रमण्यम की विचारधारा आदि शामिल हैं, जिन्हें आप और बारीकी से जरूर पढ़कर जाएं। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। पल्लवों के शासन की प्रशासनिक और संस्थागत संरचनाओं का वर्णन कीजिए। पल्लवों के शासन और प्रशासन को जानने के लिए उस समय के राज्य की प्रकृति को सबसे पहले समझना पड़ेगा। उसके बाद प्रशासनिक और संस्थागत संरचना की बात करें तो बिचौलिए और राजा के प्रतिनिधि उस समय समाज में बड़ा महत्व रखते थे। अलग अलग तरह के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति पल्लव शासन में होती रहती थी, जिसमें अमात्य, ब्रह्मश्री राज, पुरोहित, रहस्याधिकारता, वैकल्पर आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा अलग प्रकार की चुनावी प्रक्रिया और न्याय व्यवस्था आदि भी प्रमुख मानी गई। सैन्य प्रणाली के माध्यम से दुश्मनों पर भी नजर रखी जाती। इसके अलावा प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन ने शासक को जमीनी स्तर पर लोगों से जोड़ा और समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर व्यवस्था का भी सावधानी से संचालन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य प्रशासन की चर्चा कीजिए। मौर्य प्रशासन के इतने प्रगतिशील होने के पीछे कौटिल्य यानी कि चाणक्य का हाथ था, जो कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र से प्रतीत होता है। मौर्य प्रशासन की राज्य की प्रकृति अपने आप में ही यूनिक थी। मौर्य प्रशासन में सम्राट की भूमिका औरों की तुलना में अधिक मानी गई। प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस व न्याय व्यवस्था, सैन्य प्रणाली, गुप्तचर व्यवस्था, कर व्यवस्था, सहूलियत के लिए राज्य का अलग अलग स्तर पर वर्गीकरण मौर्य प्रशासन की अहम विशेषताओं में माना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की नायक और आयंगर व्यवस्था का संक्षेप में विवरण दीजिए। विजयनगर साम्राज्य की नायक और आयंगर व्यवस्था आज तक ऐतिहासिक रूप से अपनी छाप लोगों के मस्तिष्क पर डालती आई है। अगर इसे नजदीक से जाने तो विजयनगर की नायक व्यवस्था के तहत नायक राजा के अधीन कार्य करने वाले और राजा की कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए उसको समय समय पर उपहार दिया करते थे। नायक के पद की बात करें तो वह एक सेना प्रमुख के रूप में था। आमतौर पर वह अपने क्षेत्र में भ्रमण करता रहता था। राजस्व को इकट्ठा करने के लिए नायक ने अपने नीचे काश्तकारों की नियुक्ति की। बहुत से नायक ऐसे थे जिन्होंने समय समय पर विद्रोह किए। आयंगर व्यवस्था की बात करें तो गांव प्रशासन का एक अहम हिस्सा इस व्यवस्था को माना गया। प्रत्येक गांव में इस व्यवस्था के तहत 12 अधिकारियों की नियुक्ति की जाती। आयंगर व्यवस्था के पद को बेचा और गिरवी भी रखा जा सकता था। इसके अलावा सबसे अहम बात, आयंगर व्यवस्था के तहत आर्थिक व्यवस्था का भी परिचालन किया जाता। छठे प्रश्न को देखते हैं। भारत में औपनिवेशिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कीजिए।
ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत में औपनिवेशिक दौर में अंग्रेजों ने भारतीय लोगों का बहुत अधिक शोषण किया, पर औपनिवेशिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था को नजदीक से जानने के बाद हम इसका पूरी तरह से विश्लेषण कर पाएंगे। जैसे कि औपनिवेशिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के तहत भारत में कर की उगाही इनकम के मुख्य स्रोत के रूप में मानी गई। इसके लिए भारत में अलग अलग तरह के बंदोबस्त कानून अंग्रेजों ने लागू किए। जमींदारों की भूमिका कर इकट्ठा करने के तहत लगा दी गई। सरकारों और कृषकों के बीच इसी कारण एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई थी। इसके अलावा कर उगाही से जो भी राशि प्राप्त हुआ करती वही यूरोप को जाने वाले सूती कपड़े के लिए प्रयोग में लाई जाती। प्रमुख रूप से भारत का पैसा बाहरी ताकतों के हितों के लिए प्रयोग किया जाता। आधुनिकीकरण भी लाया गया, जैसे कि रेलवे और अन्य तकनीक, पर वह साम्राज्यवाद के विस्तार के उद्देश्य के लिए लाया गया था। 7वां प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के तहत केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन की चर्चा कीजिए। दिल्ली सल्तनत के तहत जो केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन को भारत में लागू किया गया वह पश्चिम एशियाई और मध्य एशियाई परंपराओं का मिश्रण प्रतीत होता है। स्थानीय शासकों को दिल्ली सल्तनत ने केवल करों को इकट्ठा करने के काम में और शासकों को नजराना जमा करने के कार्यभार में लगा दिया गया। इतने बड़े प्रशासन को चलाने के लिए अनेक अधिकारियों की नियुक्ति की गई। दिल्ली सल्तनत की सबसे अहम व्यवस्था एकता प्रणाली इसी समय लाई गई। इसी के तहत मुख्य पद मुक्ति को भी उजागर किया गया। किराए की सेनाओं का गठन किया गया और एक समय पर जब बहुमूल्य धातु का मूल्य गिरने लगा तो उसकी बजाय भूमि संबंधी अनुदान से अर्थव्यवस्था को संतुलन में लाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के शासनकाल में राज्य व्यवस्था का वर्णन कीजिए। अकबर के शासनकाल को मुगल साम्राज्य की अन्य शासकों की तुलना में सबसे प्रमुख माना जाता है और सबसे प्रभावकारी भी। अकबर का प्रशासन भारतीय और पर्शियन परंपरा पर आधारित था। अकबर के शासनकाल में सेना के कमांडर को सेना का नेतृत्व दिया गया। न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तम न्यायाधीश की नियुक्ति एक अहम कदम था। मंत्रालयों को संभालने के लिए अलग अलग मंत्रियों की परिषद बनाई गई। वजीर और दीवान कर विभाग के लिए, मीर बख्शी सेना तथा मनसबदार के मुखिया बनाए गए। काजी मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। इसके अलावा मुख्य सद्र शाही कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियुक्त किए गए। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर मौर्य काल में उदित होने वाली अलग अलग शक्तियों का वर्णन कीजिए। उत्तर मौर्य काल में शुंग और कण्व, यूनानी, शक, पार्थियन, कुषाण और सातवाहन शासकों ने अपना प्रभुत्व प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से बनाए रखा। आखिरी प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल भारत के इतिहास में स्वर्णिम युग माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। गुप्त काल के भारत के इतिहास में स्वर्णिम युग माने जाने के पीछे बहुत से कारण हैं, जिनमें से कुछ को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अपने अभियानों के लिए गुप्त काल बहुत प्रसिद्ध था। इन्होंने अपने समय में काफी विस्तार किया। गण संघ का विघटन इस समय का राजनीतिक बदलाव माना गया। यह काल संचार व्यवस्था के तहत भी अहम माना गया। उपाधियां धारण की। इस समय के इतिहास को समझने के लिए अभिलेख और सिक्के बहुत अहम स्रोत माने गए। गुप्त काल के शासकों ने अपना विस्तार वनों तक भी किया और वन के प्रमुखों को अपना सेवक बनाया। इसके अलावा अलग अलग स्तर के अधिकारी नियुक्त किए गए, जो कि प्रशासन के विकेंद्रीकरण का प्रमाण प्रतीत होता है। इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में भी जरूर दें।